अब हम बात करेंगे कि पाइथन जैंगो में फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जैसे कि आप जैंगो का कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो उसमें कौन कौन सी फाइल पे आपको काम करना है और कौन कौन सा फाइल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब फोल्डर ओवरऑल फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे जैंगो के अंदर और फिर उसे कैसे जो है जैंगो सर्वर पे उस प्रोजेक्ट को रन करोगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जैंगो में। तो सबसे पहले हम अपना ये VS कोड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए CMS एक प्रोजेक्ट है, देन सेकंड प्रोजेक्ट है एजुकेट योरसेल्फ डेली के नाम से, और तीसरा जो है प्रोजेक्ट वो है QR कोड रीडर के नाम से। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आप इससे पहले तो आप हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कोई प्रोजेक्ट आप बनाओगे जैंगो में और उसे कैसे जो है जैंगो सर्वर पे रन करोगे। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे जैंगो के लिए तो उसका जो कमांड होता है जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, और अगर आपको रन करना है तो बस सिंपली आपको कमांड डालनी है पाइथन manage.py देन रन सर्वर। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो जैंगो सर्वर पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हम ये जानते हैं। आज हम देखेंगे कि दोस्तों जैसे मान लो कि ये पहला प्रोजेक्ट है जैंगो के लिए, हमने एक पहला ये प्रोजेक्ट बनाया है CMS के नाम से। दूसरा प्रोजेक्ट है एजुकेट योरसेल्फ डेली के नाम से। तीसरा प्रोजेक्ट है QR कोड रीडर। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 3 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि पहला प्रोजेक्ट को जब मैं ओपन करूंगा, ये पहला जो है CMS इसको बोलते हैं आउटर जैंगो प्रोजेक्ट, और इसको जब आप ओपन करोगे तो सेम CMS नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसको बोलते हैं इनर जैंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, इनर जैंगो प्रोजेक्ट को जब आप ओपन अब देखो CMS हो गया, एक क्या है db.sqlite3 और एक है manage.py। तो इन फाइलों के बारे में हमने पहले भी मतलब बात कर चुके हैं कि जब आप किसी भी जैंगो प्रोजेक्ट को जैंगो सर्वर पे रन करते हो ना, तो उस टाइम क्या करता है जैंगो सर्वर जो प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हो जैंगो सर्वर पे, उस प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस की एक फ़ाइल रख देती है, और उस डेटाबेस फाइल का जो नाम होता है db.sqlite3 होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि ये जैंगो के साइड से आता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप मान लो कि MySQL या Oracle या फिर DB Mango डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंगली फॉर योर जैंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें अब देखो मैंने एक CMS के अंदर एक इनर जैंगो प्रोजेक्ट CMS का है और एक db.sqlite बाय डिफ़ॉल्ट दिया है और ये manage.py दिया है। ठीक है, अब दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो सिमिलरली उसी तरह से एक एजुकेट योरसेल्फ डेली प्रोजेक्ट के अंदर एक इनर एजुकेट योरसेल्फ डेली प्रोजेक्ट है जैंगो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सिमिलरली DB एक मतलब डेटाबेस की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल है और एक है manage.py की फाइल। लेकिन ये तीसरा प्रोजेक्ट जो है QR कोड रीडर, आप इस पर क्लिक करेंगे देन इसका जो है इनर जैंगो प्रोजेक्ट QR कोड रीडर, ये आप इस पर जब क्लिक करेंगे आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे db.sqlite3 बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को मतलब QR कोड रीडर प्रोजेक्ट को हमने जैंगो सर्वर पे रन नहीं किया है, और जब तक हम जैंगो प्रोजेक्ट को जैंगो सर्वर पे रन नहीं करेंगे तो जैंगो सर्वर कोई भी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस नहीं रखेगा। ठीक है, अब इन दोनों में मतलब एक CMS प्रोजेक्ट में और एक एजुकेट योरसेल्फ डेली प्रोजेक्ट में आपको दोनों में जो है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस की फ़ाइल मिल रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों प्रोजेक्ट को Django सर्वर पे रन कर चुके हैं, इसीलिए इसके अंदर जो है Django सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट db.sqlite3 डेटाबेस की फाइल रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को रन ही नहीं किया है, दैट्स व्हाई db.sqlite की फाइल यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो इसके अंदर भी db.sqlite3 की डेटाबेस की फाइल एक आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी आपने जब इस प्रोजेक्ट को रन किए हो तो Django सर्वर ने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आपको 5 फाइल देता है। एक तो इनिट फाइल देता है, इनिट जो कि ये एम्प्टी फाइल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसको हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो है एक है ASGI, ये तो काम में आने वाला फाइल है, और एक है WSGI.py, ये भी काम आने वाला। लेकिन अभी जो हमें मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे जो काम आने वाला है अभी करंटली में, वो 2 फाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है settings.py और दूसरा है urls.py। ठीक है, ये जो है URL की फाइल होती है जिसमें सारे URL रखे जाते हैं। ठीक है, और ये होती है settings.py की फाइल। इसमें क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आप जो भी सेटिंग करना चाहेंगे और सेटिंग से रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे वो आपको settings.py में ही करना पड़ेगा, मतलब इस फाइल में आपको करना पड़ेगा। सो settings.py और urls.py मतलब URL की एक फ़ाइल और एक सेटिंग्स की फाइल। ठीक है, किसके लिए, Django प्रोजेक्ट के लिए, जो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कि Django सर्वर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे फाइल देते हैं, तो चलो हम इस फाइल पे तो काम कर लेंगे अकॉर्डिंगली फॉर आवर प्रोजेक्ट, फॉर आवर Django प्रोजेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंगली का मतलब है कि जैसे ये प्रोजेक्ट है और सेटिंग्स में हमें क्या क्या सेट करने हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो तो मैं सेटिंग्स फाइल में जा करके कर दूंगा। अब इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से URLs हमें लगाने हैं, तो हमने मतलब URLs की फाइल में जाएंगे और URLs को वहाँ पे मतलब हम सेट कर सकते हैं, मतलब सारे URLs को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, किसमें, URLs की फाइल में। ठीक है, लेकिन आप जब Django का प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ आउटसाइड की फ़ाइल की ज़रूरत होती है आपको, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery की। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, क्योंकि Django सर्वर तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो सब तो देगा नहीं, क्योंकि HTML एक अलग ही सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको देगा नहीं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे आपको HTML की ज़रूरत होता है, मान लो कहीं पे आपको HTML की ज़रूरत हो रहा है आपके Django प्रोजेक्ट के लिए, और किसी में CSS की ज़रूरत पड़ रहा है, कहीं पे आपको जावास्क्रिप्ट की, तो कहीं पे आपको jQuery की, तो वो आप कैसे यूज करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक मतलब जैसे मान लो कि जैसे आप Django प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है, आपको HTML ज़रूरत पड़ सकता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और मान लो कि आपको Django प्रोजेक्ट में कहीं पे आपको वीडियो डालना है, कहीं पे आपको इमेजेस डालने हैं, है ना, मतलब इतने सारे, तो मतलब नॉर्मली आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिस PC पे जाएंगे और यहाँ लोकल D ड्राइव में जाएंगे, और देखो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया था ऑल Django प्रोजेक्ट के नाम से, यही फोल्डर है जिसको हमने VS कोड में इंपोर्ट किया था। ये देखो ऑल Django प्रोजेक्ट। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ सिस्टम पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑल Django प्रोजेक्ट को आप ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट है, CMS एजुकेट योरसेल्फ डेली, एंड थर्ड प्रोजेक्ट इज QR कोड रीडर। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं। सिमिलरली अगर हमने ऑल Django प्रोजेक्ट फोल्डर को इंपोर्ट किया है VS में, तो हमें इसके अंदर भी 3 प्रोजेक्ट होना चाहिए VS में भी, तो VS में भी आप चेक कर लो। देखो आपको यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ऑल Django प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं, CMS एजुकेट योरसेल्फ डेली, देन QR कोड रीडर।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपको HTML की फ़ाइल चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। HTML की फ़ाइल चाहिए या फिर CSS की या फिर जावास्क्रिप्ट की या फिर jQuery या फिर कोई इमेज वीडियो अपलोड करना है आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट फोल्डर बनाने पड़ेंगे। मतलब HTML के लिए अलग बनाने पड़ेंगे, CSS के लिए अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप फोल्डर एक बार बना लोगे तो क्या करोगे कि HTML का फाइल उसमें आप रख दोगे। फिर क्या करोगे, उस फोल्डर को आपको मान लो कि HTML की फाइल ने आपने एक फोल्डर बना दिया, उसमें HTML की मान लो कि आपके पास मतलब उस फोल्डर के अंदर 5-10 HTML की फाइल है, और आपको जो है किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट जेंगो प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है HTML को, तो आप इस CMS प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे। देखो प्रोजेक्ट तो 3 है, और ये तो श्योर है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं जेंगो सर्वर पे रन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको settings.py की फाइल सारे प्रोजेक्ट में होगा। तो आपको क्या करना है कि मान लो कि आप CMS प्रोजेक्ट के लिए HTML यूज करना चाहते हो, CMS जेंगो प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, और उस फोल्डर में जितने भी HTML की फ़ाइल होंगी वो आपको settings.py में जा कर के सेटिंग करना है, मतलब कनेक्ट करना है। आपको कनेक्शन बनाना है आउटर फोल्डर, जैसे HTML के लिए या CSS के लिए या जावास्क्रिप्ट के लिए या फिर jQuery के लिए, या फिर कोई अपलोड आप करना चाहते हैं, इमेज वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, देन आपको न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर का नाम रख देते हैं, पहला तो नाम रख देते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में क्या होगा कि हमारा HTML का फाइल होगा, ठीक है। दूसरा फोल्डर हम बना देते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं टेम्पलेट्स के अलावा, एक हम बना देते हैं यहाँ पे डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब हो गया कि कोई चीज़ आपको अपलोड करना है ना, अपलोड करना है इमेजेस वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एट्सेट्रा, तो आप उन फाइलों को डायनेमिक्स फोल्डर के अंदर रखोगे। एंटर कर दिया तो हमारा एक डायनेमिक फोल्डर बन गया, यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बन गया, और एक और बना लेते हैं जो स्टैटिक्स के नाम से होगा। तो यहाँ पे आप बना लो स्टैटिक्स, आप फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बस आपको इसको क्या करना है, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सेटिंग्स में डाल के इसको कनेक्ट करोगे, देन आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट के लिए अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक हो गया ये, तो ये हो गया स्टैटिक। स्टैटिक में क्या आने वाला है, CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल आ जाएगी, टेम्पलेट्स में HTML की फाइल आ जाएगी, डायनेमिक में आ जाएगा क्या, कोई अपलोड का फाइल होगा, जैसे इमेज करना है वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो वो सारे फाइल्स आपको डायनेमिक्स में रख देने हैं, मतलब डायनेमिकली यूज करना है, कभी इसको यूज करना है कभी उसको, नोट स्टैटिक यूज करना है, ठीक है। तो डायनेमिक फोल्डर हो गया, एक स्टैटिक हो गया, एक टेम्पलेट्स हो गया। अगर आपको प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अगर आपको और भी लगता है कि फ़ोल्डर बनाना चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कितनों भी फोल्डर बना सकते हो और उसको लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे आपको 3 फोल्डर बनाना ही बनाना है, डायनेमिक, स्टैटिक, देन टेम्पलेट्स, ठीक है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जो हमें आउटसाइड चाहिए हमारे जेंगो प्रोजेक्ट के लिए। अब हम चलते हैं VS कोड में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है आ चुका है। हमने इसको देखो, हमने क्या किया, इंपोर्ट किया ना बेस डायरेक्टरी, ये हमारा है ना ऑल जेंगो प्रोजेक्ट। इसको जब VS में अब हम सिस्टम में जा कर के हमने जितने भी यहाँ पे फोल्डर बनाया था वो जो है ऑटोमेटिक फिर देखो हमारे VS कोड में भी आ चुका है, डायनेमिक, स्टैटिक, टेम्पलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डायनेमिक्स आ गया है, स्टैटिक आ गया है, टेम्पलेट्स आ गया। अब हम बात करते हैं, मान लो CMS प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को हमने तो ऑलरेडी रन कर चुका है जेंगो सर्वर पे। तो इसमें CMS के अंदर जाओगे तो आपको एक 2 फाइल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे हम करंटली में हम अब सेटिंग्स डॉट पी वाई देखेंगे, देन urls डॉट पी वाई देखेंगे, और उसके बाद हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चल के तो उसमें हम देख लेंगे asgi डॉट पी वाई फाइल क्या होता है, wsgi डॉट पी वाई फाइल क्या होता है। करंटली हमें ये दो फाइल पे काम करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल क्या होता है। देखिए CMS प्रोजेक्ट के अंदर हमने सेटिंग्स डॉट पी वाई की फाइल ओपन कर लिया है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है कि CMS आपका मेन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक CMS नाम का इनर जेंगो प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर हम एक सेटिंग्स डॉट पी वाई की फाइल पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, सेटिंग्स डॉट पी वाई में आप अपने प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड जितने भी सेटिंग होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, या फिर आपको करने हैं मॉडिफिकेशन या सेटिंग्स करने हैं, तो वो आपको इस फाइल में सेटिंग्स डॉट पी वाई में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं और मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो देखिए Django सेटिंग्स फॉर CMS प्रोजेक्ट, ये हमारा CMS प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा Django सेटिंग्स फॉर, मतलब Django अपना इस सेटिंग कर रहा है CMS प्रोजेक्ट के लिए, और जितने भी चीज़ हैं ये आपको नीचे, ये बाय डिफ़ॉल्ट Django करता है सेटिंग्स जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे। ठीक है, तो सेटिंग्स में आ जाता है Django सेटिंग्स फॉर CMS प्रोजेक्ट जनरेटेड बाय Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। मतलब हमने इस प्रोजेक्ट को जनरेट कैसे किया, Django का एक कमांड है Django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट नेम, मतलब इस कमांड का यूज करके हमने जनरेट किया और प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस फाइल सी दिस लिंक। तो मैं इस लिंक को, देखो आपको क्या करना है कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस फाइल, मतलब इस फाइल की अगर आपको, मतलब फाइल की आपको विशेष जानकारी लेनी है। कौन सी फाइल की, सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल की आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस लिंक को कॉपी करोगे और ब्राउज़र पे जाओगे और न्यू टैब ओपन कर लो और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करो, देन एंटर हिट करो। तो मतलब सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल की जितने भी सेटिंग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि Django जो है किस तरह से किसी भी Django प्रोजेक्ट के लिए सेटिंग्स फाइल में किस तरह से सेटिंग्स करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्टडी करते हैं या थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते हैं तो दिस विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड दी सेटिंग्स फाइल फॉर सेटिंग फॉर योर Django प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर द फुल लिस्ट ऑफ सेटिंग एंड देयर वैल्यूज़। अब ये तो नॉर्मली था कि सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपको फुल सेटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक को कॉपी करेंगे, सिमिलरली ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको पेस्ट करके, देखो मैं इसको न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपको यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो किस तरह से आप सेटिंग करोगे, सेटिंग्स का देखो इतना सारा यहाँ पे है। ठीक है, देखो बैकएंड में आप किस तरह से सेटिंग करेंगे बैकएंड के लिए। तो सेकंड सेटिंग से रिलेटेड आपको ना केवल इस Django प्रोजेक्ट के लिए बल्कि पाइथन से रिलेटेड और भी मतलब मोर इन्फॉर्मेशन है, सेटिंग है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको हल्का फुल्का रीड कर लो, आपको सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल्स को समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं CMS पे। अब देखो दोस्तों, ये जो है हमारा CMS प्रोजेक्ट सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल जो है किस तरह से सेटिंग करता है हमारे CMS प्रोजेक्ट, मतलब हमारे CMS Django प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले ये क्या करता है, पाथ लाइब्रेरी एक है। ठीक है, वहाँ से ये क्या करता है, पाथ फंक्शन को इंपोर्ट कर लेता है। इंपोर्ट करने के बाद क्या करता है, उस पाथ फंक्शन को हमारे बेस डायरेक्टरी से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जो भी हमारा पेरेंट डायरेक्टरी है, ये देखो है ना ऑल Django प्रोजेक्ट, उससे ये कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट कर देगा
तो उसके अंदर मान लो कि बेस डायरेक्टरी के अंदर हमने 2-3 प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको रन करेंगे तभी तो वो रन होगा। जब तक वो कनेक्ट ही नहीं होगा हमारा बेस डायरेक्टरी, तो जेंगो को कैसे पता चलेगा कि इस बेस डायरेक्टरी के अंदर कितने प्रोजेक्ट हैं जेंगो का, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, कनेक्शन एक बना देता है। उसके बाद हम इसको डाउन करते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो, क्विक स्टार्ट डेवलपमेंट सेटिंग अनसूटेबल फॉर प्रोडक्शन, सी दिस लिंक। आप इस लिंक को वैसे ही सिमिलरली कॉपी करके ब्राउज़र पे पेस्ट करोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट से रिलेटिंग जो भी क्विक स्टार्ट डेवलपमेंट सेटिंग होगा वो आप वहाँ से देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब ये है सिक्योरिटी वार्निंग, कीप दी सीक्रेट की यूज्ड इन प्रोडक्शन सीक्रेट। सीक्रेट की क्या होता है कि जब आपने जेंगो को इंस्टॉल किया, डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, उस टाइम क्या होता है कि जेंगो आपके जेंगो इंस्टॉलिंग के लिए, मतलब आपने जैसे इंस्टॉल किया ना उस टाइम पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो जो है एक सीक्रेट की जनरेट करता है, जो कि ये है सीक्रेट की, ठीक है। अब यहाँ पे है डिबग ट्रू। डिबग ट्रू का मतलब है कि जब भी आप जेंगो के अंदर प्रोग्राम लिखोगे तो उसके अंदर कोई एरर होगा। ट्रू है का मतलब है कि आपको एरर शो हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो आपको एरर पता नहीं चलेगा, ठीक है, आपको एरर हाईलाइट नहीं होगा। अलाउड होस्ट में आ जाता है कि आप यहाँ पे सारे जो भी हैं लोकल होस्ट हैं या पोर्ट हैं जितने भी हैं, कॉमा से सेपरेटेड करके सारे होस्ट को आप यहाँ पे लोकल होस्ट हो चाहे जो भी हो, आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड रख सकते हैं इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर क्या सेटिंग करना होता है, क्या सेटिंग होता है इसमें। मान लो कि आपने कोई प्रोजेक्ट जेंगो सर्वर पे रन किया, तो जेंगो सर्वर आपको क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस की एक फ़ाइल दे देगी। तो उस डिफ़ॉल्ट डेटाबेस फाइल की कुछ ना कुछ तो टेबल होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो सर्वर ने दिया होगा उसके अंदर, तो वो सारे, या फिर आपने मतलब db.sqlite3 के अंदर आपने कोई टेबल बनाया है, या जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है, जो भी चेंजेस करे हैं, वो सारे मतलब SQLite3 के अंदर जितने भी मतलब टेबल होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है? तो दोस्तों मिडलवेयर होता है ये तो दोस्तों मिडलवेयर क्या होता है, अब हम मिडलवेयर की बात करते हैं। मिडलवेयर ये होता है, जैसे सपोज मैं VS कोड में ही हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मिडलवेयर का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CD करूँगा, CD CMS, ठीक है। हमने किया CD CMS, मतलब हम अभी ऑल जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर हैं, हमें CMS प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। एंटर करोगे, एंटर करने के बाद क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को जेंगो सर्वर पे रन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, देन एंटर करोगे आप, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या होगा, एक पोर्ट मिल जाएगा, ये देखो पोर्ट मिल गया। आप इस पोर्ट को कॉपी कर लो और न्यू टैब पे ओपन करके जेंगो प्रोजेक्ट को रन कर लो। तो ये हमारा CMS प्रोजेक्ट जो है जेंगो का, ये रन हो चुका है। इस तरह से इंटरफेस, फिर से मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एडमिन। इसमें क्या होता है कि जैसे आप प्रोजेक्ट को रन किए, ठीक है, रन करने से क्या होता है, मैंने न्यू टैब को ओपन किया और यहाँ पे देखो स्लैश देकर एडमिन मैंने टाइप किया, मतलब इसमें एक एडमिन का भी पैनल होता है। देखो ये एडमिन का पैनल है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मिडलवेयर में। मिडलवेयर जो है इसीलिए मतलब इसमें हम रिस्ट्रिक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, कि कोई जो है हमारे विदाउट जो है यूजर आईडी और पासवर्ड डाले वो मेरे डैशबोर्ड को कहीं ओपन ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी रिस्ट्रिक्शन होंगे वो हम इसको यूज़ करेंगे। आगे चल के मैं
जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन का यूज़ हम करेंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है, ये है रूट URL कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमारा देखो रूट यहाँ पे जो है cms.url से है। ठीक है, अगर आप कोई और प्रोजेक्ट में होगे तो वहाँ पे आपको, मान लो कि आप एजुकेट में रहोगे तो इसके सेटिंग्स फाइल में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रूट URL कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे रहेगा आपको एजुकेट योरसेल्फ daily.urls। ठीक है, ये टेम्पलेट्स में क्या होता है कि ये डायरेक्टरी में आपको पास करना होता है। मान लो कि आपका HTML का फाइल आपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर रखा है, और उसको आपको यहाँ सेटिंग्स फाइल में जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके जेंगो प्रोजेक्ट में वो HTML की फाइल रन ही नहीं होगा ना। और रन नहीं होगा तो आप अपने प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंगली कैसे डिज़ाइन करोगे जहाँ पे आपको HTML की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब टेम्पलेट्स के अंदर हमने जो भी HTML का फाइल रखा है, इस डायरेक्टरी मतलब लिस्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पे ऐसे आपको टाइप करना पड़ेगा बेस डायरेक्टरी। ठीक है, BASC बेस। ठीक है, आपको यहाँ पे बेस डायरेक्टरी लिखना पड़ेगा, और वो डायरेक्ट मतलब टेम्पलेट्स की फाइल कहाँ पे है वो आप यहाँ पे पाथ दे दोगे तो फिर ये कनेक्ट हो जाएगा आपके टेम्पलेट्स फोल्डर से जहाँ पे आपने HTML की फाइल रखी है। ठीक है, तो ये हम आपको आगे प्रैक्टिकल बताएंगे करके। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है WSGI एप्लीकेशंस, ये हो गया डेटाबेस। अब ये देखिए डेटाबेस आ गया है। डेटाबेस से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस लिंक को आप ब्राउज़र पे कॉपी पेस्ट करके आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो रिलेटेड टू डेटाबेस फाइल, जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है db.sqlite3। ठीक है, तो उसकी मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप यहाँ से कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कोई अदर डेटाबेस की मतलब आपको कनेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस डेटाबेस लिंक के अंदर मिल जाएगा। अभी आता है डेटाबेस की सेटिंग करना होता है जब हमें डेटाबेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जेंगो ने कौन सा यूज़ कर रहा है db.sqlite3। ठीक है, लेकिन जब आप कोई अदर डेटाबेस यूज़ करोगे जैसे MySQL, Oracle, mongo, ठीक है, dbmongo, तो आपको यहाँ पे इंजन और नेम दोनों चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेम के अंदर आपको ये बेस डायरेक्टरी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको MySQL नेम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है पासवर्ड वैलिडेशन। इसमें हम पासवर्ड वैलिडेशन डेट भी करेंगे कि किसी का पासवर्ड मतलब क्या है नहीं है, उसका हम वैलिडेशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज कोड, टाइम जोन, ये सब है जो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट ही देता है, ये सब यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और नेक्स्ट है स्टैटिक URL। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी हमने अभी जो फोल्डर बनाया था स्टैटिक फोल्डर, उसके अंदर हमने जो भी CMS जावा स्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे उसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी है स्टैटिक फाइल आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टैटिक की URL देंगे आप और वो कनेक्ट हो जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट के लिए CSS जावा स्क्रिप्ट को अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो इतना ही था सेटिंग्स फाइल में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा इम्पोर्टेंट फाइल जो है वो होता है CMS के अंदर। हमने सेटिंग्स फाइल देख ली, एक होता है URLs की फाइल, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो है हमारा जो एडमिन पैनल है उसका भी URL यहाँ पे पास किया गया है। ठीक है, admin/admin.site.urls। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ब्राउज़र पे हमने अभी एडमिन जो किया था इसका ये पाथ है। ठीक है, एडमिन स्लैश करके एडमिन दिया हुआ है। तो मतलब इस तरह की URLs को अगर आप पास करना चाहते हैं तो वो आप या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब जितने भी URLs होंगे वो सारे जो है यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, इस URL पैटर्न्स लिस्ट के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी URLs हम बनाएंगे किसी फंक्शन के लिए, किसी क्लास के लिए, और उस मतलब क्या कि कोई हम फंक्शन बेस्ड व्यू क्रिएट करेंगे या क्लास बेस्ड व्यू क्रिएट करेंगे, और फिर उस व्यू फाइल को
किस यूआरएल्स पे हमें कॉल करवाना है। ठीक है, तो वो यूआरएल्स हम यहाँ देंगे, लेकिन इसमें जो है एक अदर फाइल भी बनेगी जिसको हम बोलते हैं व्यूज डॉट पी वाई। व्यूज़ में क्या होगा कि हम जितने भी फंक्शंस बनाएंगे या क्लास बनाएंगे, जो भी स्टेटमेंट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल को क्या करेंगे, यू आर एल्स मतलब यू आर एल्स की जो फाइल है उससे कनेक्ट करेंगे, और फिर किस यूआरएल पे उस फंक्शन को या फिर उस व्यू फाइल को कॉल करवाना है, कॉल करेंगे, देन ये अकॉर्डिंगली एक्शन करके आपको ब्राउज़र पे शो कर देगा। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली आगे चल के बताऊँगा। इसमें मैं आपको सिंपली अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है एक व्यूज़ डॉट पी वाई की फाइल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बनेगी। तो कहने का मतलब है कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारा 3 आउटर फोल्डर था, जो कि स्टैटिक था, डायनेमिक, और एक मैंने बनाया था, चेक कर लेते हैं, सॉरी कौन सा था, स्टैटिक एक था, डायनेमिक, और एक था टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, वो तीनों, और एक ये इसमें फाइल हो गई सेटिंग्स डॉट पी वाई, यू आर एल्स डॉट पी वाई, और एक हम जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो उस टाइम पे हम एक व्यूज़ डॉट पी वाई की फाइल बनाएंगे, और व्यूज़ के अंदर जितने भी फंक्शन बनाएंगे किसी पार्टिकुलर यूआरएल पे उसको कॉल करवा के देन उसको हम जेंगो सर्वर पे रन करेंगे, और अकॉर्डिंगली वो एक्शन करके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो आज इतना ही था। हमें ये देखना था कि फोल्डर स्ट्रक्चर कौन कौन सी फाइल कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कौन सा फाइल आपको पहले काम आएगा, किसको आपको कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने हमें ऑलमोस्टली जो है सब मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट में हमारा एक और फाइल बचता है जो है CMS के अंदर क्लिक करोगे तो db.sqlite की फाइल है। तो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि db.sqlite के साथ आप कैसे माइग्रेशंस करते हैं, कैसे माइग्रेट करेंगे। ठीक है, चूँकि ये जो फाइल है, चूँकि मैं जो फाइल था बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ यहाँ मैं आपको मतलब डिस्कस कर दिया हूँ, इसलिए कर दिया हूँ चूँकि ये डिस्कस करना पॉसिबल था। लेकिन अगर हम db.sqlite3 फाइल की डेटाबेस की जो फाइल है इसकी हम अगर डिस्कस करते हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस हियर राइट नाउ, बिकॉज क्या है कि db.sqlite3 जो डेटाबेस की जो फाइल है, सबसे पहले तो आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं VS कोड में। ठीक है, अगर मान लो कि मैं फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद CMS को ओपन करके ये है db, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, तो देखो db.sqlite3 है, ये आपको कुछ नहीं दिखाने वाला, आप देख भी नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इसको देखने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, देन उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये वाली फाइल जो है db.sqlite3 ये ओपन होगा। फिर अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं जो भी टेबल है या फिर डेटाबेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जेंगो सर्वर ने उसके अंदर रख दिया है, टेबल हो या जो भी हो। ठीक है, तो वो आप अकॉर्डिंगली तभी देख पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से व्यू करेंगे आप db.sqlite डेटाबेस की फ़ाइल, और किस तरह से उसे आप माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट और माइग्रेशन में देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, दो ही डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। माइग्रेट का मतलब होता है कि इस db.sqlite3 डेटाबेस की जो फाइल है उसमें आप कुछ माइग्रेट करने जा रहे हैं। माइग्रेट करने का मतलब है कोई टेबल बनाने जा रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है माइग्रेट। और माइग्रेशंस का मतलब होता है कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो सर्वर ने आपके उस डेटाबेस की जो फाइल है db.sqlite3 उसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ टेबल बना के रख दिए जाते हैं, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ टेबल मिलता है इस फाइल में, इस डेटाबेस की फाइल में, तो उसको माइग्रेशंस बोलते हैं। लेकिन जब हम अपने अकॉर्डिंगली कोई टेबल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए,
तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेट करना, टू माइग्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मतलब नेक्स्ट में हम देखेंगे और बात करेंगे db.sqlite3 डेटाबेस की फ़ाइल के बारे में, और उसको हम थोड़ा और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है।